स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास का दूसरे चैप्टर का तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरे पार्ट में है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। पहला विश्व युद्ध यानी कि पहला विश्व युद्ध किन किन राज्यों में होता है। करा कि 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी यानी कि एक ग्रुप में एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की केंद्र शासित शक्तियां थी, तो दूसरे खेमे यानी कि दूसरे ग्रुप में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। फिर बाद में इटली और जुर्मानिया भी इस खेमे में शामिल हो जाते हैं। यानी कि पहले कौन कौन रहता है, एक तरफ यानी कि युद्ध तो दो लोगों के बीच ही होता है, दो राज्यों के बीच होता है। तो एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की था, तो दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। फिर बाद में इटली और रोमानिया भी इस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। तरह के इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, यानी कि बहुत बड़ा इनका वैश्विक साम्राज्य था। और इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। यानी कि यूरोप में पहले था, फिर जैसे यह यूरोप बढ़ता गया, फिर यह यूरोप से बाहर भी फैल गया। और इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। करा कि इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला। इस युद्ध में शुरू यानी कि जब यह युद्ध स्टार्ट हुआ था, पहला विश्व युद्ध, तो शुरू में रूसियों का समर्थन मिला और जनता ने जार का साथ भी दिया, यानी कि जार जो राजा था। फिर लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता गया, यानी कि बहुत लंबा, बहुत दिनों तक चलता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। यानी कि जो जार निकोलस द्वितीय था, उसने ड्यूमा का बैठक बनाया था और फिर वह जो भी काम करता था उनसे राय लेकर के काम करता था। लेकिन कुछ समय बाद यानी कि जब यह युद्ध लंबा खींचते गया, तो उसने अपने मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा, यानी कि जो उसके पास जो सुझाव मिलते थे वह कम होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवंती होने लगी और फिर जो जर्मनी था वो विरोधी भावना लेकर के दिनों दिन बलवान होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल करके, यानी कि जो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम था उसे पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन था। क्या था वह? जर्मन था। जरीना यानी कि जार की पत्नी महारानी अलेक्सांद्रा ने जर्मन पर मूल होने और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर से रासपुतनी नामक एक सन्यासी के राजशाही और भी अलोकप्रिय बना दिया। यानी कि अब वो लोगों को प्रिय नहीं लगता था। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाइयाँ पश्चिम मोर्चे की लड़ाइयों से भिन्न थी। यानी कि जो पूर्वी दिशा की तरफ लड़ाई चल रही थी और जो पश्चिम मोर्चे से, दोनों में बहुत ही भिन्नता थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे, यानी कि मर चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। यानी कि जर्मन और रूस में हो रहा था, तो जो जर्मनी लोग क्या कर रहे थे, रूसियों को ज्यादा मार रहे थे, तो ज्यादा संख्या में रूसी मर रहे थे, तो उनका जो मनोबल था युद्ध करने का वह टूट रहा था। 1914 से 16 के बीच जर्मन और ऑस्ट्रेलिया रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। यानी कि 3 सालों में जर्मन और ऑस्ट्रेलिया की रूसी सेनाओं में भारी पराजय झेलनी, यानी कि बहुत मात्रा में उनकी हार हुई और 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फासलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला था। यानी कि जो भी रूसी सेनाओं के रास्ते में फसलें और इमारत पड़ती थी उसे एकदम साफ करते, यानी कि ढाते काटते फिरते उसे विनाश करते चले जाते थे। फसलें और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए। शरणार्थी मतलब एक जगह से दूसरे जगह ला करके बसने लगे और इन हालात से सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। और ये हालात, यानी कि जब ये हालात इतने खराब हो गए तो वहाँ के जो लोग थे वह सरकार को अलोकप्रिय हो गए, यानी कि वहाँ की सरकारें क्या थी, लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को लोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध में तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। यानी कि उस समय जो
रूस में सिपाही थे वो भी तंग आ चुके थे और वो हार करके लड़ना नहीं चाहते थे। फिर कहा कि युद्ध से उद्योगों पर भी बड़ा असर पड़ा, यानी कि बहुत बुरा असर पड़ा और रूस के अपने उद्योग तो वैसे ही बहुत कम थे। अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था और यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेजी से बेकार होने लगे, यानी कि बेकार होने लगे, खराब होने लगे। और 1916 तक रेलवे लाइनें भी टूटने लगी थीं। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया, यानी कि जो अच्छी सेहत वाले कामगर मर्द थे, पुरुष थे, उन्हें युद्ध में झोंक दिया गया और देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी। रूस जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पे भेजा जाने लगा, यानी कि जहाँ युद्ध चल रहा था वहाँ पे सैनिकों का पेट भरने के लिए अनाज भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे का भी किल्लत पैदा हो गई, यानी कि कमी होने लगी। और 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पे अक्सर दंगे भी होने लगे। यह क्या दे रहा है, यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है जो रूस के सिपाहियों का है। ये पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाहियों का चित्र दिखाया गया है। फिर हमारा पॉइंट है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, यानी कि जो नाम बदल करके सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के जो पेट्रोग्राद रखा गया था। तो पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति की किस तरीके से पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति होती है। कराया कि सन 1917 में सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी और ऐसा लगता था कि मानव जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नामा नदी के दाएं तट पर थे, यानी कि जो मजदूर थे उनके रहने का जो स्थान था वह कारखाने के नामा नदी के दाएं तट पे था और बाएं किनारे पे फैशन लेबर इलाके थे। पीटर पैलेस सरकारी इमारत थी, यानी कि एक पीटर पैलेस वह कैसी थी, सरकारी इमारत थी। और जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरह का था। फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई और उस साल ठंड कुछ ज़्यादा पड़ गई और भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे और इसलिए वह जाल द्वारा ड्यूमा को भी भंग करने के लिए कोशिश का विरोध करने रहे थे। करा कि 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दिया, यानी कि तालाबंदी का मतलब होता है फैक्ट्री में स्थायी रूप से बंद कर देना। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों भी हड़ताल का ऐलान कर दिया और बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरत कर रही थी, यानी कि कुछ ऐसे कारखाने थे जहां का नेतृत्व हड़ताल औरतें कर रही थी और इसी दिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम भी दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई और इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशन लेवल रियाहसी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, यानी कि जो संगठित और फैशन लेवल और रियासती यानी कि बड़े बड़े लोगों के जो इलाके थे और सरकारी इमारतों मजदूर ने जो घेर लिया था तो क्या किया, सरकार ने वहां पे कर्फ्यू लगा दिया कि अब कोई बाहर ना निकले। लेकिन 24 और 25 तारीख को फिर से इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिक और पुलिसों को तैनात कर दिया। फिर करा कि रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, यानी कि रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा यानी कि जो जार निकोलस द्वितीय ने जो बैठक बनाई थी ड्यूमा को उसे खत्म कर दिया और सरकार ने इस फैसले को खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे।
26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के किनारे इलाके में इकट्ठा हो गए और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया, उन्हें समाप्त कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी, लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पे जमा हो गए। यानी कि अपनी रोटी के लिए, तनख्वाह के लिए, काम के घंटों कमी के लिए उन्होंने क्या किया, सड़कों पे जमा हो गए और सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया। यानी कि फिर से उस भीड़ से लड़ने के लिए, उसे हटाने के लिए सरकार ने क्या किया, फिर से घुड़सवार यानी कि जो घोड़ों पे सवार सैनिक थे उन्हें फिर से वहां पे लगा दिया। यहाँ पे चित्र दिखाया गया है ड्यूमा में पेट्रोगाज सोवियत की बैठक फरवरी 1917, यानी कि जो ड्यूमा में बैठक होती थी उसी का यह चित्र है। फिर करा है फरवरी क्रांति में महिलाएं, किस तरीके से फरवरी क्रांति में महिलाएं रहती थी। करा कि महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती थी। लारेंस टेलीफोन फैक्ट्री में फार्मा वसील ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया और उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह में मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी। इसके बाद फिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली फार्मा वासिलेना ने काम रोक दिया और आनंद फानन हड़ताल का आह्वान कर दिया था। ये महिला फरवरी में क्रांति की जो महिलाएं थी उसके बारे में दिया गया है। फिर आता है हमारा फरवरी के बाद करा कि अंतिम सरकार ने सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। जो अंतरिम सरकार यानी कि जो आंतरिक सरकार थी वो सैनिक अधिकारी, भूस्वामी जो भूमि के स्वामी होते थे और उद्योगपति बहुत ही प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोगाज सोवियत की दर्ज पर सब जगह सोवियतें बना दी गईं। सोवियतें का मतलब होता है यहाँ सोवियतें का मतलब कि रूस के एक स्थायी स्वशासी संगठन वहाँ पे बन गई। और अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों ने निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए, लेकिन लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त की जाए और सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया जाए। फिर करा कि 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए, यानी कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच को बदल दिया। यहाँ पे एक चित्र भी दिखाया गया है कि अप्रैल 1917 में मजदूरों को संबोधित करते लेनिन एक बोल्शेविक की छवि, यानी कि ये लेनिन की छवि है, यानी कि चित्र है। फिर करा है कि गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई और इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों को तौर तरीकों पर बड़ा सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद मालिकों के तौर तरीकों पर बड़ा सवाल करने लगा। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेनाओं में सिपाहियों की समितियां भी बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भी भेजे और जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, यानी कि जो आंतरिक सरकारें थी उनका प्रभाव कम होने लगा, ताकत कमजोर होने लगी और जो बोल्शेविक थे उनका प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया और बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। फिर करा कि गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्विनिर्माण के लिए दबाव डालने लगे थे।
और इस काम के लिए भू समितियां बना ली गई थी। और सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन देते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पे कब्जा कर लिया था। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है जुलाई के दिन। कह रहा है कि 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक के समर्थन प्रदर्शनकारी सेना पे गोलियांबारी का दृश्य। किस तरीके से वह प्रदर्शनकारी पर सेना द्वारा जो प्रदर्शनकारी थे, यानी वहाँ पे जो देखने वाले थे समर्थक, उन पर सेना द्वारा गोलीबारी का दृश्य यह दिखाया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस हमारा यहीं तक। कल से हम फिर से नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।